टेक्निकल प्रॉब्लम में कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ये तो बता पाना मुश्किल है। बस टेक्निकल प्रॉब्लम का एक ही नाम होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर आपका नेट ना चल रहा हो तो आप क्या बोलेंगे? बस नेट नहीं चल रहा। चलो सवालों पे बढ़ते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सुन लो पहले एक बार, थोड़ी इंग्लिश ज्यादा है तो। ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है। ए और बी इकाई सदिश है। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। ए बी इकाई सदिश है, बी भी इकाई सदिश है। थीटा उनके बीच का कोण है। तो थीटा का वह मान बताइए जिससे ए और बी का जो जोड़ है वो भी एक इकाई सदिश हो। ए भी इकाई सदिश है, बी भी इकाई सदिश है, ए प्लस बी भी इकाई सदिश हो, थीटा का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। अगर आपको उत्तर याद है तब तो आप सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। याद आ रहा है? ये बड़ा फेमस सवाल भी है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। फेमस सवाल है बहुत कि अगर ए वेक्टर इकाई सदिश हो, बी वेक्टर इकाई सदिश हो, ए प्लस बी भी इकाई सदिश हो, तो फिर बीच का कोण कितना होता है? तो बीच का कोण होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे कैसे आता है? ठीक है, ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है। यानी ए का परिमाण 1 है, बी का परिमाण 1 है, ए प्लस बी का परिमाण भी 1 है। बड़ा फेमस सवाल है और काफी बार आया हुआ है। तो बीच का कोण बताइए। तो फिलहाल तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, तो 120 डिग्री 2π/3 होता है। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाता है? इसके लिए हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर वाला। क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a.b। ये फॉर्मूला होता है ए के परिमाण का स्क्वायर का। तो इसमें मान रख दो, ए प्लस बी का परिमाण कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, ए का परिमाण 1, बी का परिमाण 1, 2, a.b बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया 1, ये 1 और 1 2 हो गए, 2 इधर आकर माइनस के 2 हो गए, 2, ए का परिमाण 1, बी का परिमाण 1 कॉस थीटा। ये माइनस का 1 आ गया, 2 को बटे में ले आओ, माइनस का 1/2। कॉस का मान माइनस का 1/2 तब होता है जब थीटा का मान 2π/3 यानी 120 डिग्री होता है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। आ जाओ, इसी का एक छोटा भाई और है। भी देखो, इसी के जैसा सवाल है, बस खाली हल्का सा भाषा में चेंज कर दिया। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, थीटा एंगल है। तो बताओ a माइनस √3 बी भी यूनिट वेक्टर हो तो थीटा का मान कितना होगा? बस हल्का सा परिवर्तन करके सवाल बना दिया।
हल्का सा चेंज किया सवाल, अच्छा सवाल ही नहीं बनाया, एक ही पेपर में ऐसे 2 सवाल डाल दिए, एक ही पेपर में सेम 2 सवाल डाल दिए। ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ए माइनस अंडर रूट 3 बी यूनिट वेक्टर है, तो बताओ थीटा का मान कितना है। अब सोचो कि कैसे करोगे इसको। अभी ए प्लस बी के लिए की है, ये है ए माइनस अंडर रूट 3 बी है, वो यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, ए माइनस अंडर रूट 3 बी भी यूनिट वेक्टर है, यानी ए का परिमाण भी एक है, बी का परिमाण भी एक है, और ए माइनस अंडर रूट 3 बी का परिमाण भी एक है। ए का परिमाण भी एक है, बी का परिमाण भी एक है, ए माइनस अंडर रूट 3 बी का परिमाण भी एक है। तो बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, सूत्र तो वही रहेगा, बस सूत्र में सवाल के मुताबिक चेंज कर देंगे। सूत्र है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। बस हमें चेंज करना है बी की जगह, बी के स्थान पर हमें क्या रखना है, बी के स्थान पर माइनस का अंडर रूट 3 बी रखना है, रख दो ये, बाकी तो सब कुछ वही है। तो ए बी की जगह माइनस अंडर रूट 3 बी का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी की जगह माइनस अंडर रूट 3 बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर माइनस अंडर रूट 3 बी और कॉस थीटा। अच्छा ये a माइनस बी का लगा देते हैं ना, तो माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, वरना तो फिर ये हमें परेशान करेगा। माइनस वाला लगा देते हैं, वरना ये मोड के अंदर माइनस रहेगा तो ये हमें डराएगा। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ माइनस आता है तो यहाँ वाला ये हटा ही देते हैं। अब ठीक है, बस ये लो, अब कोई मोड के अंदर माइनस का झंझट ही खत्म हो गया। इसका परिमाण 1 दिया है, इसका परिमाण 1 दिया है, ठीक है, और इसका परिमाण हो जाएगा आपका, b का परिमाण 1 है, ये अंडर रूट 3 गुणा b 1 हो गया का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 गुणा इसका 1 अंडर रूट 3 b का परिमाण 1 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर किसी से गुणा हो जाता है, कोई वेक्टर किसी संख्या k से गुणा हो जाता है और उसका परिमाण निकालना हो तो k को आप बाहर ले सकते हैं और x का परिमाण,
अगर k से गुणा करके परिमाण निकालो या परिमाण निकाल कर k से गुणा करो, बराबर बात होती है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आ जाएगा 1, वो आ गया आपका 1, फिर आ गया √3 जो कि 3 आ गया, -2 √3 cos थीटा, 4 इधर आ गया माइनस का, 4 में से गया माइनस का 3, माइनस का 2 √3 cos थीटा, माइनस से माइनस कट गया, √3/2 cos थीटा, तो थीटा का मान आ गया π/6, तो आंसर आ गया π/6। तो सवाल प्यारा सा था, वही था, उसी में खाली चेंज करवा दिया, उसी में बंदे ने चेंज करवा दिया, वही सवाल था, उसी सवाल में चेंजेस करवा दिए, b की जगह √3 भी रखवा दिया, b की जगह √3 भी रखा दिया, थोड़ा सा धूम धमाका करवा दिया। बस पेपर में समझो, ये इसको तरीके को समझिए, पेपर वाले बस यही करते हैं, वही चीजें होती है, उन्हीं को घुमा फिरा के, उन्हीं को आगे पीछे करके कुछ थोड़ा सा उसमें तड़का लगा देते हैं, तड़का लगाते हैं, बढ़िया सवाल बन जाता है। तो ये हो चुका, ये तो सारे हो गए। एक ये सवाल प्रायिकता का है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत 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 बार, बहुत बार, कितनी बार कहूँ पता नहीं। ये एक सवाल है जो आपको एनसीईआरटी से उठा लो, चाहे कहीं से, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड, कोई भी किताब उठाओ, उस किताब में आपको एक सवाल मिलेगा कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है सवाल बनाने वाले पे, 3 बच्चे भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, ABC या AB डाल दिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, A के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रायिकता 1/2 है, B के द्वारा 1/3 है, तो बताइए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की प्रायिकता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इस बात की प्रायिकता क्या है, प्रॉब्लम किसी एक द्वारा ही सॉल्व होगी, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो ये इतनी वैरायटी में ये सवाल आता है, इतनी वैरायटी में, और ये लगभग शायद ही कोई भर्ती रही हो जिसमें सवाल न आया हो। कभी 2 बंदे आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, सवाल 3 ही है, सवाल 3 है, 3 सवाल में वैरायटी 3। पहला, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है की प्रायिकता, समस्या हल होने की प्रायिकता, ये 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, समस्या हल हो जाती है, चाहे कोई करे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता, या समस्या किसी एक द्वारा ही, केवल एक द्वारा हल होती है, कोई एक ही समस्या को हल कर पाता है, चाहे ए कर पाए चाहे बी कर पाए कोई, या समस्या हल नहीं होती है, कोई भी नहीं कर पाया। बस ये 3 सवाल है। समस्या हल नहीं होती है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल नहीं होती है, या समस्या केवल एक द्वारा ही हल होती है। ये 3 क्वेश्चन कभी कोई पूछा जाता है, कभी कोई पूछा जाता है, कभी कोई पूछा जाता है, हम तीनों के तीनों को ही लपेट लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले पकड़ते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे आसान है। समस्या हल न होना सबसे आसान है, क्योंकि ए कर पाता है, इस बात की प्रायिकता है 1/2, बी कर पाता है तो प्रायिकता होगी 1/3, ए कर पाएगा 1/2, बी कर पाएगा 1/3,
तो यहाँ पे प्रायिकताओं की लिस्ट बना लो। पी ए का मतलब ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, इस बात की प्रायिकता। ए समस्या को हल कर पाता है, इस बात की प्रायिकता 1/2। बी हल कर पाता है, इस बात की प्रायिकता 1/3। ए हल कर पाता है 1/2, बी कर पाता है 1/3। तो फिर ए नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रायिकता ए पे बार का मतलब ए नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रायिकता। तो कर पाएगा उसको घटा दो एक में से, नहीं कर पाएगा, क्योंकि होना प्लस नहीं होना इक्वल्स टू 1 होता है। टोटल प्रायिकता 1 होती है। तो कर पाएगा इस बात की प्रायिकता अगर 1/2 है, तो नहीं कर पाएगा इस बात की प्रायिकता 1/2। बी नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रायिकता 1 - 1/3। बी नहीं कर पाएगा 2/3। ठीक है। अब अगर हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि समस्या हल नहीं होती है, समस्या हल नहीं होती है, तो समस्या कब हल नहीं होगी? समस्या कब हल नहीं होगी? जब ए भी नहीं कर पाएगा। दो ही तो बंदे हैं, दोनों ही नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं हल हुई। ना ए कर पाया ना बी कर पाया, ना तो ए कर पाया ना बी कर पाया, ना ही ए कर पाया ना बी कर पाया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। 1/2 गुणा 2/3 कट के 1/3, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इस बात की प्रायिकता 1/3। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इस बात की प्रायिकता समस्या हल हो जाए, चाहे कोई करे। बस समस्या हल हो जाए। अब समस्या हल हो जाए उसके कई तरीके हैं। समस्या हल हो जाए उसके कई तरीके हैं। ए कर पाए, बी नहीं कर पाए, या फिर ए नहीं कर पाए बी कर ले, या फिर ए और बी दोनों ही कर ले। तो समस्या हल होने के 3 तरीके हो सकते हैं। ए कर ले बी नहीं कर पाए, बी कर ले ए नहीं कर पाए, ए और बी दोनों ही कर पाए। तो यहाँ पे मान रख दो। ए कर पाए 1/2, बी नहीं कर पाए 2/3, ए नहीं कर पाए 1/2, बी कर पाए 1/3, ए कर पाए 1/2, बी भी कर पाए 1/3। 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 4/6, 2/3। या फिर बिल्कुल दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है इसी का विकल्प समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर होती है प्लस ना होने की प्रायिकता होना प्लस ना होना, होना प्लस ना होना इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आपके पास होना या ना होना में से कुछ भी हो, तो होना से ना होना निकाल सकते हो, ना होना से होना निकाल सकते हो, होना से ना होना, ना होना से होना निकाल सकते हो। तो ना होने की प्रायिकता आपके पास ऑलरेडी थी, ये रखकर आप होने की प्रायिकता निकाल सकते हो, है ना। तो दो विकल्प आपके पास बन गए, ये वाला तरीका और वो तरीका।
है ना, ये जो है ना तरीके अलग अलग है, उत्तर अलग अलग नहीं हो सकते। अब आगे आते हैं इसी में, ठीक कोई एक ही हल कर पाए। केवल एक ही हल कर पाए। समस्या को कोई एक, बस एक, केवल एक ही समस्या को हल कर पाए, एक ही बंदा, कोई एक ही बंदा समस्या को हल कर पाए। इसका मतलब जब ए कर पाए उस समय बी ना कर पाए, जब ए कर पाए उस समय बी ना कर पाए, या फिर जिस समय बी कर ले उस समय ए ना कर पाए, तभी तो एक जने से हल होगी। एक जने से हल होने का मतलब है ए करे उस समय बी ना कर पाए, बी से ना हो, या जिस समय बी कर पाए उस समय ए से ना हो। तो यह पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 2/3, पी ए नहीं का मान 1/2, पी बी का मान 1/3, लघुत्तम आया 6, यह आ गया 2 + 1, 3/6, 1/2। सही है। तो ये हो गए 3 सवाल। इसमें समस्या हल नहीं हो पाती है, समस्या हल हो जाती है, और समस्या किसी एक द्वारा ही हल होती है। तो इसमें ये 3 प्रकार के सवाल आते हैं। अब यहाँ पे तो सिर्फ यही पूछा था कि भाई प्रॉब्लम हल हो जाए, बस सिर्फ प्रॉब्लम हल हो जाए। प्रॉब्लम हल हो जाए इस बात की प्रायिकता 2/3 है। इस सवाल के लिए आंसर 2/3। सही है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे ध्यान से सुनना, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि ये द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो साइन थीटा कॉस थीटा है। ये जो ax² + bx + c जो द्विघात समीकरण है, इसके मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है। इसके मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है। इस द्विघात समीकरण के मूल ax² + bx + c = 0 के मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो बताओ कौन सा कथन सत्य है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये मूल है, अगर ये मूल है तो मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग किसी भी द्विघात समीकरण में
सम ऑफ द रूट्स बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। मूलों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर, मूलों का गुणनफल सी बटा ए के बराबर। तो ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है। तो मूलों का योग यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मूल साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया। मूलों का गुणनफल यानी साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर सी बटा ए। अब लगाओ दिमाग कि क्या करूं कि साइन और कॉस दोनों हट जाए। क्या करना चाहिए कि दोनों हट जाए? तो बोला एक काम करो, पहले वाले का वर्क कर लो, इसका वर्क करो। इसका वर्क करने पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड वर्क करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान आप यहां से रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से। साइन थीटा गुणा कॉस थीटा की जगह सी बटा ए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। पूरे समीकरण को ए स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, आंसर आ गया बी। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि स्क्वायर करना है, पता कैसे चला कि स्क्वायर करना है या ये मान रखना है? तो साफ चीज थी कि ये आदतें हैं, ये जैसे जैसे आप सवाल निकालते हैं ना तो आपको हिंट पकड़ में आने लग जाते हैं, लेकिन आते हैं प्रैक्टिस के बाद। अब आप सोचो पहले दिन ही मुझे ये पकड़ में आने लग जाए तो ये दिन नहीं आएगा, पहले दिन ही है, ये प्रैक्टिस से आते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सवाल के बारे में कुछ पता लगने लग जाता है। जैसे बैट्समैन होता है ना, वो बॉलर को पहचाने, वो बहुत दूर से बॉल करा रहा है, फिर भी उसके हाथ के एंगल को समझ जाता है कि वो कौन सी बॉल फेंकेगा। अगर अच्छा बैट्समैन होगा तो वो प्रैक्टिस से आया है, वो ऐसा नहीं कि हाथों हाथ पहले दिन बैट पकड़ा समझ में आ गया कि ये होने वाला है। नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आता है कब वर्क करना होता है, कब काटना होता है, कब सॉल्व करना होता है, कैसे किसको सॉल्व किया जाएगा, कौन सा मान किस में रखा जाएगा। ये माथा पच्ची है। जब ये करोगे धीरे धीरे धीरे, पहले चीजें उलझी हुई होती है, परेशान करती है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आता है जहां आपको चीजें समझ में आने लग जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। लेकिन वो समय आता देर बाद में, दिक्कत बस इतनी है, वो समय आता है लेकिन आता देरी के बाद में। तो यहाँ पे वर्क करने का फैसला ये था कि अगर मैं वर्क करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का मैं मान रख दूंगा। अच्छा, साइन कॉस थीटा को मैंने हटाया क्यों? हटाया मैंने इसलिए, साइन और कॉस को हटाने के पीछे कारण ये था कि ऑप्शन में कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आ रहा। ऑप्शन में जब नहीं आ रहा है तो हम हटाना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं है इसका मतलब हटाना है। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि साइन और कॉस को हटाना है। और अब साइन कॉस को हटा कैसे सकते हैं? तो दिमाग आएगी, वर्क करते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा की जगह सी बटा ए आ जाएगा, जिससे साइन कॉस पूरी तरीके से हट जाएगा, कोई ना कोई उत्तर जरूर आ जाएगा। y बराबर कोट इनवर्स 3 माइनस 2 टेन एक्स 2 प्लस 3 टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा? डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा?
देखो इसे हम करते हैं कि हाँ इस पर दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा, शानदार दिमाग लगेगा। पहले तो आप कोट है, कोट को tan इनवर्स में बदल लो। कोट tan में कैसे बदलता है? कोट इनवर्स को tan में बदलना हो तो कोट इनवर्स हमारे पास हो और उसे tan बनाना हो तो, इनवर्स में है, कोट नहीं है, कोट इनवर्स है, उसे tan इनवर्स बनाना हो तो उल्टा कर दो। उल्टा क्यों कर दे? क्योंकि कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब और tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, ये उल्टा होता है। कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो tan में बदलोगे तो पलटना पड़ेगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बटा x। तो हमने पहले तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कोट का बना लिया tan में उल्टा लिख दो बस। ये ऊपर वाला हो गया आपका लंब, नीचे वाला हो गया आधार, तो इसे लंब बटा आधार लिख दो, नीचे वाले को ऊपर, tan थीटा। अच्छा अब क्या करने वाले हैं? अब एक शानदार चीज करने वाले हैं। 2 कॉमन निकालने पर, ऊपर से 3 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन। बोला ये क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ देखा है तभी कर रहे हैं। नीचे से भी 3 कॉमन, ऊपर से भी 3 कॉमन, ये लो 3 ऊपर से कॉमन, 3 नीचे से कॉमन। तो ये क्या किया, रुको तसल्ली रखो, ये आ गया। अब ये जो आपका 2/3 है, इसका नाम हम रख लेते हैं tan a नाम रखने पर। मतलब ये क्यों कर रहे हो, रुको, ये हो गया y, ये हो गया tan इनवर्स 2/3 की जगह tan a रख दो, ये हो गया। अब ये बन गया सूत्र आपका tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये बन गया tan a माइनस b का सूत्र। a की जगह a है, b की जगह थीटा है। ये tan से tan इनवर्स कट गया, तो y बराबर आ गया आपके पास a माइनस थीटा। अब आपने a का मान निकाल लो, a का मान वापस निकाल लो, a बराबर tan को इधर ले आओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अच्छा हाँ, a प्लस b का होगा। अब हमें क्या करना है आगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन, dy बटा डी थीटा। ये तो नियतांक है, इसका 0 हो गया, थीटा का 1 हो गया, तो अवकलन आया 1। तो ये बात बोले तो जबरदस्त फॉर्मूला यूज किया, बिल्कुल यूज किया। और ये याद रखिएगा, ये जो तरीके हैं, एक एक बार ये टूल पकड़ में आ गए, ये तरीके याद रहने लगे। यही तो खेल है ना। खेल क्या है, इसी बात का तो है, कब कवर ड्राइव खेलना है, कब स्ट्रेट खेलना है, कौन सी बॉल पे पुल मारना है, बस एक बार सीखने होते हैं। अब ये सवाल है, इस टाइप के जब भी सवाल आए आपको ये तरकीब लगानी है। ये तरकीब लगाने से क्या होता है कि वो फॉर्मूला बन जाता है, या तो tan a प्लस बी बन जाएगा या tan a माइनस बी बन जाएगा, या तो tan a प्लस बी बन जाएगा या tan a माइनस बी बन जाएगा।
और फिर 10 से tan इनवर्स कट जाएगा और आपका सवाल छोटा हो जाएगा। तो ये तरकीब हम बार बार काम में लेते हैं। टूल्स है, एक बार है ना, ये चीजें सीख लो। जैसे रामायण आप लोगों ने देखी होगी, तो रामायण में क्या होता है, भगवान राम होते हैं, वो जंगल जाते हैं तो अलग अलग ऋषि मुनियों से मिलते हैं। हर कोई ऋषि मुनि उनको कोई ना कोई हथियार देता है, कोई ना कोई शस्त्र देता है, कोई अस्त्र देता है, तो वो सारे तरकश भर लेते हैं। फिर जाके रावण से लड़ाई करते हैं। जब लड़ाई लड़ते हैं तो रावण तीर चलाता है, वहां से वो अग्निबाण चलाता है, तो यहाँ से राम जी जो है वो जलबाण चलाते हैं। तो ये पहले क्या हुआ है, पहले बाणों को इकट्ठा कर लिया, जितने भी विविधता थी बाणों की वो इकट्ठी कर ली, फिर युद्ध में चले गए और फिर जीत के आ गए। तो कुल मिला के ये क्या है, भांति भांति के बाण है जो आपको अपने तरकश में इकट्ठे करने हैं। कि ऐसे सवाल को ये करना होता है, ऐसे में ये करना होता है, ऐसे में ये करना, पहले सीखना होता है। ऐसा नहीं कि राम जी सीधा ही पहले रावण के पास चले गए कि आजा बाहर देखते हैं, नहीं ना। पहले क्या हुआ है, पहले उन्होंने सारे ऋषि मुनियों से, जो गुरुजन है उनसे मिले हैं, उनसे अस्त्र शस्त्र सीखे हैं, किसी से सीखे हैं, किसी से इकट्ठे किए हैं, और फिर जाके युद्ध लड़ा है। तो वही हमें पहले सीखने होते हैं। सीख के प्रैक्टिस करो, इनको चलाना सीखो, और एक बार चलाना सीख गए, सेट हो गए, तो फिर मैदान में उतर जाना। नहीं, 90 माइनस नहीं होता, वो कोट इनवर्स नहीं है ये। वो कोट इनवर्स है, ना कि कोट है। कोट और कोट इनवर्स में अंतर होता है। कोट होता है ना, तो कोट 90 माइनस थीटा, वो कोट में लगते हैं, ये कोट इनवर्स है। दो tan इनवर्स, इसका मान बताइए। बाहर tan खड़ा है, बाहर tan खड़ा है, tan, फिर अंदर 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस π/4। तो दो काम करेंगे। सबसे पहले दो tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि दो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स 2x दो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ये लगाओ। तो दो tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व कर लेते हैं। दो tan इनवर्स दो बटा 5 2/5 माइनस 1/25। लघुत्तम लेने के 25 माइनस 1 24, 25/24। tan इनवर्स काट दो 5/12। तो ये तो सॉल्व हो गया, 5/12 आ गया। ठीक है, इसका काम तो हो गया। 5/12, 5/12। अब π/4 हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मान
बराबर होता है पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 की जगह हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह tan इनवर्स 1 आ जाएगा। बोले ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा तभी कर रहे हैं। हाँ, जो फायदा देखते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। बाहर tan खड़ा है, ये रहा tan, अंदर जो है आपका 2 tan इनवर्स 1/5, उसकी जगह आ गया tan इनवर्स 5/12। ये जो पाई बटा 4 है, पाई बटा 4 की जगह पाई बाई 4 की जगह tan इनवर्स 1 रख दिया। बोले पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहे हैं ताकि अब मैं सूत्र लगा सकूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। पाई बाई 4 रहेगा तो मैं सूत्र नहीं लगा पाऊंगा, तो पाई बाई 4 की जगह tan इनवर्स 1 लिख दिया ताकि मैं अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा सकूं। ठीक है ना? तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स गुणा वाई। तो यहाँ पे मैंने ये सूत्र अप्लाई करवा दिया। tan इनवर्स x ये कट गया, लघुत्तम ले लो, 5 प्लस 12 17/7। ठीक है, अगला सवाल। tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5। ध्यान से करो इसको।
शाबाश, जिन लोगों ने कर दिया बढ़िया। देखो ये फॉर्मूले पे है, ये सवाल शानदार फॉर्मूले पे है। अगर मैं इसे इसका मान थीटा मान लूं, इसको मैं थीटा कह दूं, माना कॉस इनवर्स 2/√5 का नाम रख लिया मैंने थीटा। कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, 2/√5 बराबर आ गया कॉस थीटा। इससे हमारे सवाल का क्या होगा, हमारे सवाल का ये हो जाएगा, कॉन थीटा टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू का मान निकालना है। अब टेन थीटा बाई टू का मान निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई टू बराबर होता है साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू को आप लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं √1 प्लस कॉस थीटा। बाई टू बटा दो। अर्धकों के सूत्र से, अर्धकों के सूत्र कहते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। अर्धकों का सूत्र कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू। तो साइन थीटा बाई टू कितना आ गया, साइन थीटा बाई टू आ गया √1 माइनस कॉस थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू कितना आ गया √1 प्लस कॉस थीटा बाई टू। दोनों को पलटोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया टेन थीटा बाई टू का फॉर्मूला। टेन थीटा बाई टू बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान आपके पास ये रहा 2/√5, तो ये इसका मान रख दो 2/√5। लघुत्तम ले लो, √5 कट जाएगा, ये आ गया √5 माइनस 2/√5 प्लस 2। परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण कर दो, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। √5 माइनस 2 से गुणा, √5 माइनस 2 का भाग, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, बाहर आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो ये आ गया √5 माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया सी। तो सवाल वैसे तो टेढ़ा नहीं था, लेकिन ये वो सवाल होते हैं जो आप पहली बार में नहीं कर पाते, इनको एक बार देखना होता है, फिर कई बार निकालना होता है, तब आपको याद रहते हैं कि अच्छा ऐसे सवालों को ऐसे करना होता है, ऐसे सवालों को ऐसे करना होता है, क्योंकि है ना एकदम अलग से हटके है कि भैया इसको थीटा माना, ये टेन थीटा बाई टू बन गया, टेन थीटा बाई टू का ये कॉस के साथ संबंध होता है, फिर वो कॉस का मान निकाल के रख दिया। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन वही बात है ना, सिंपल तब होता है जब आपने पहले कभी देखा हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने निकाला हुआ है, तब तो वो सिंपल है। और नहीं किया हुआ है तो वही सबसे टफ है। टफ कोई अलग थोड़ी होता है, जो नहीं निकाला हुआ वो टफ होता है, जो निकाला हुआ है वो इजी होता है, वो आपने निकाल लिया, अब इसे हाथ से आप एक दो बार निकाल लो, फिर ये पेपर में आ गया तो आपको हो गया इजी है। जिसने कभी इसको नहीं देखा और उसके पेपर में भी आ गया ये, वो कहेगा बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ था, क्योंकि सवाल 2 लाइनों का था। ठीक है ना, तो बस यही वो महत्वपूर्ण चीज है कि बार बार निकालते रहो, सवालों तक पहुंचते रहो, तब तो सब ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन समझा दूं। तो क्वेश्चन वैसे तो समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ये द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। तो बताइए वो द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 अल्फा और 2 बीटा हो, वो द्विघात समीकरण कितनी होगी, कौन सी होगी? ठीक है, तो हमारी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। अब यहां से अगर हम a का मान निकालें, a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 1 है, b का मान वो 5 है, a का मान 1 है, b का मान 5 है, c का मान 6 है। a का मान 1, b का मान 5, c का मान 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जो कि होता है माइनस का b बटा a। b का मान 5, a का मान 1, तो ये हो गया आपका माइनस का 5। फिर मूलों का गुणन यानी अल्फा गुणा बीटा जो कि c बटा a हो गया, c बटा a यानी 6 बटा 1 जो कि 6 हो गया। तो मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणा आ गया। अब हमें तो नए मूल चाहिए, नए मूल है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो इनका योग कितना होगा, एक नई समीकरण बनानी है। अब इनके मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग अब 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि नए मूल 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 5 है, ये माइनस का 10 आ गया। मूलों का गुणनफल दो अल्फा गुणा 2 बीटा बराबर 4 अल्फा गुणा बीटा, ये हो गया 4। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 6, ये हो गया 24। तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मूलों का गुणन बराबर 0। मूलों का योग 10, 24 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। और इनको करने का एक छोटा तरीका भी है, समीकरण सिद्धांत। आप समीकरण सिद्धांत का एक छोटा समीकरण रूपांतरण का एक छोटा सा इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको वही समीकरण चाहिए, बस मूल दुगने करने। आपको समीकरण वही चाहिए, मूल दुगने करने। ध्यान से देखो, तो मूल दुगने तो करने हैं आपको, है ना, मूल दुगने ही तो करने हैं। यानी जो भी आपका पुराना मूल है, पुराना मूल x है, नया मूल जो आपको चाहिए वो दुगना चाहिए। मान लो पहले वाले मूल का दुगना करने, पहला मूल x था, अब आपको जो नए मूल चाहिए वो 2x चाहिए। यही तो है, यही तो है। पहला मूल आपका x था, अब आपको जो मूल चाहिए वो डबल करने, डबल करने तो यानी 2x करने, इसको नया नाम दे दो y। x का मान निकाल लो, x का मान हो गया y बटा 2। पूरे समीकरण में जहां x है वहां y बटा 2 रख दो, y बटा 2 का स्क्वायर प्लस 5 y बटा 2 प्लस 6 बराबर 0। 4 से समीकरण को गुणा कर दो, y स्क्वायर प्लस
4 10y प्लस 24 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ये काफी आसान तरीका पड़ता है। इसे आप अपनी समीकरण को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हो, जो आपको चाहिए। अब आपको दुगना करना था तो x को 2x को करना है। नया मूल कैसे बनाना है? x को दुगना करके, यानी 2x करके। तो नया मूल नाम दे दिया y को, तो 2x बराबर y हो गया, x बराबर y बटा 2 हो गया। x की जगह समीकरण में y बटा 2 रख दिया, तो ये आपका नया समीकरण बन गया नए वाले मूलों के साथ। पुराने वाले मूल x थे, नए वाले मूल y है, तो y के पदों में आ गया। बोले तो x में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, समीकरण को वापस x में लिख दो। समीकरण तो समीकरण होती है, उसे x में लिखो या y में लिखो या z में लिखो। तो ये आसान तरीका होता है, जल्दी इससे भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा आसान है। ये सवाल है, ये बड़ा खतरनाक सवाल, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है बिल्कुल एकदम। और ये कई बार पहले इसकी शुरुआत होती है आईआईटी से, फिर ये भर्ती परीक्षाओं से होता हुआ घूमता हुआ, ये दिखाने में डराने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। देख के ऐसा लगता है इतने सारे मोड, इतना सारा ये, फिर ऑप्शन में भी लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या सवाल है क्या। बड़ा बहुत बढ़िया सवाल है, डराने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ये बच्चों को डराने के काम आता है। सिर्फ डराने का सवाल है और कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा ये। देखो क्या करना है, एक तो हम यहाँ पे नियम इस्तेमाल करेंगे, परगुण इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टीज। समाकलन की प्रॉपर्टी, समाकलन कहता है कि अगर कोई समाकलन माइनस से प्लस तक जा रहा है, माइनस से प्लस तक अगर वो जा रहा है, तो यदि एफ एक्स विषम फलन है, मतलब ओड फंक्शन है, अगर एफ एक्स विषम फलन है तो ये समाकलन 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अगर ये सम फलन है, अब ये सम और विषम क्या होते हैं? अगर ये सम फलन है तो ये दुगना हो जाएगा, और लिमिट जो माइनस ए से प्लस ए तक थी वो 0 से ए तक आ जाएगी, वो लिमिट 0 से ए तक आ जाएगी। अब ये सम और विषम फलन क्या होते हैं? विषम फलन वो होते हैं जिनमें माइनस का फर्क पड़ता है, यानी माइनस रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, हटता नहीं है, सेम सवाल वापस आ जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, इसे कहते हैं विषम फलन। सम फलन वो होते हैं जो माइनस को खा जाते हैं, माइनस का असर नहीं दिखता, आपने माइनस रखा और वो माइनस को हजम कर जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं माइनस आपने रखा भी था क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइनस रखा था क्या। तो इसे कहते हैं सम फलन, उसे कहते हैं विषम फलन। अब इस सवाल में भी ऐसी ही स्थिति है, देखो माइनस एक से लेकर प्लस एक तक जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है, तो फिर ये लग सकता है। अगर मैं इसे दो भागों में तोड़ दूं, इस सवाल को दो भागों में तोड़ दूं, माइनस एक से प्लस एक तो मैं एक्स क्यूब वाला जो सवाल है उससे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, दूसरे वाले को, बाकी बचे हुए सवाल को अलग कर दिया, दो सवाल बना दिए, मतलब दो सवाल क्यों बनाए। आओ अभी देखते हैं दो सवाल क्यों बनाए।
दो सवाल बना दिए, क्यों बनाए उस पर बात करते हैं। अब इसे देखोगे, ये कौन सा फलन है? मतलब ये तो विषम फलन है। मतलब कैसे पता चला कि ये विषम फलन है? तो इसमें देख सकते हो कि अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रखता हूँ, x की जगह मैं माइनस एक्स रखता हूँ, तो माइनस यहाँ हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ माइनस रखूंगा तो माइनस बच जाएगा, यानी सेम सवाल वापस आ जाएगा, और तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, और तो जो है वैसा का वैसा रहना है। लेकिन x क्यूब है तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा मतलब विषम फलन है। विषम फलन है तो इसका समाकलन इस नियमानुसार विषम फलन होने की वजह से समाकलन हो गया 0, तो ये 0 हो गया, काम खत्म। इसमें आएंगे तो ये माइनस को खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? इसमें आपका माइनस बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो पद है उन पदों को देखो, तो माइनस बचेगा कैसे? इसमें माइनस बचेगा कैसे? बोला बिल्कुल नहीं बचेगा। कैसे? स्क्वायर है, माइनस खत्म, मोड है, माइनस खत्म, मोड है, माइनस खत्म, तो माइनस कहीं बचेगा ही नहीं, ये माइनस को खा जाएगा, यानी ये समफलन हुआ। तो हमारे नियमानुसार जो विषम फलन है उनका समाकलन तो करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका समाकलन तो 0 आता है, तो ये तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ वो। और जो समफलन भी होता है, विषम का तो 0 हो ही जाता है, उससे तो पीछा छूट ही जाता है, ये तो 0 हो ही गया। प्लस जो समफलन होता है उसकी लिमिट 0 से लेकर a तक हो जाती है और दुगना हो जाता है, 2 आ जाता है और लिमिट 0 से 1 हो जाती है। समफलन पे लिमिट 0 से लेकर 1 तक हो जाती है, तो ये 0 से 1 तक होगी और दुगना हो गया, 0 से 1 तक हो गया और दुगना हो गया समफलन वाले केस में। अब यहाँ पे फिर से वही बात, मतलब मोड कहाँ चला गया? मोड कहाँ चला गया? मोड गया। क्यों गया? मोड गया कहाँ? मोड इसलिए गया कि मोड करता क्या है? बोला माइनस को प्लस करता है, तो अगर माइनस हो ही ना तो मोड किसको प्लस करेगा? बोला अगर नहीं होगा तो किसी को नहीं करेगा। तो आपका समाकलन 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में समाकलन है। 0 से 1 के बीच में तो सब कुछ प्लस ही होता है, 0 से 1 के बीच में सब कुछ प्लस ही तो होता है। तो जब प्लस ही होता है तो फिर काहे का मोड? किस बात का मोड? हटाओ मोड को, बिना मतलब। अब सोचो घर में कुछ है ही नहीं, खाली घर है, चौकीदार थोड़ी रखोगे? खाली घर के लिए कोई चौकीदार रखता है क्या? हाँ, घर में कोई सामान हो जिससे खतरा हो उसके लिए चौकीदार होता है, खाली घर के लिए काहे का चौकीदार? तो आप ऑलरेडी प्लस के हैं, 0 से 1 तक जा रहे हैं, 0 से 1 तक सब कुछ प्लस ही होता है, तो पहले से ही प्लस है तो फिर मोड किस बात का? हटाओ मोड को। अच्छा, पहले क्यों नहीं हटाया? पहले इसलिए नहीं हटाया कि पहले लिमिट -1 से +1 तक जा रही थी, इसका मतलब बीच में माइनस भी आएंगे प्लस भी आएंगे, लेकिन उस गुणधर्म की वजह से फायदा ये हुआ कि वो गुणधर्म कहता है कि 0 से a कर दो और दुगना कर दो, तो फिर 0 से 1 कर दिया, दुगना कर दिया। अब ये हुआ कि भैया 0 से 1 तक हो चुके, मतलब प्लस में आ गए, अब प्लस में आ गए तो हम मोड हटा सकते हैं, तो मोड हटा दिए। तो ये होगी गुणधर्मों का फायदा। वहां पे भी फायदा मिला और यहाँ पे भी फायदा मिला, वहां पे भी फायदा मिला, यहाँ पे भी फायदा मिला, और अभी तो आगे भी मिलेगा। नीचे बन गया आपका x+1 का होल स्क्वायर, x+1 से x+1 कट गया, ठीक है, तो ये आ गया 2, 0 से लेकर 1 तक। इसका समाकलन हो गया log x+1, 0 से लेकर 1 तक। लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 है, 1 रखते ही हो गया 1 + 1 2, 0 रखते ही 0 + 1 1, log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो ये 2 log 2 आ गया, ये आंसर आ गया 2 log 2। तो ये सवाल बहुत बढ़िया है,
बहुत बढ़िया है, इसीलिए पेपर में कई बार आया हुआ है। हाँ, उसको टी भी ले सकते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है। अब ऐसे सवाल ये देखो, इनसे डरो मत, इनको निकालो, इनको एक बार निकालो, 2 बार निकालो, है ना। पहली बार देखो, पहली बात तो ये समझ जाओ कि आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। कोई भी आदमी जो पहली बार देखेगा वो डरेगा, जो पहली बार इसको देखेगा वो डरेगा। तो देख के डर लग रहा है यार, -1 से कहाँ, लेकिन पहली बार डरना स्वाभाविक है। पहली बार न आना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर पहली बार किसी से हो गया है तो अलग बात है कि भाई कैसे कर लिया आपने, तुमने कैसे कर लिया। लेकिन जिससे नहीं हुआ वो एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर डर भी लगा है तो बिल्कुल सामान्य बात, एकदम। अगर बहुत डर लगा है तो भी सामान्य बात है। अब देख लिया, अब समझ में आ गया, अब इसको 2 बार निकाल लो। अब इस सवाल को 2-3 बार हाथों से निकाल के जमा दो एकदम, ताकि अब ये पेपर में कभी आए या इसका कोई भाई बंधु परिवार का सदस्य आए तो आप पेपर में कर पाए। बस ये हमारा सारा चीज है। ठीक है, चलो ब्रेक देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा, और सवाल करेंगे। बाकी इन सवालों को हाथ से निकालते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब होने के बाद नहीं हो रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। अब यहाँ से हो गए, देख लिए, अब आप नहीं निकालते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर चिंता की बात है। ठीक है, चलो मिलते